Hello everyone, welcome you all to today's social science class, chapter 6, the temperate grasslands. So today in this chapter we'll be learning about the grasslands that are present in temperate zone, its climate, vegetation, wildlife and life in the grasslands. Climate. A large part of the Earth's land area is covered with grasslands. Grasslands are plains where there are no trees, only grasses grow. तो अर्थ का जो बहुत ज़्यादा जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ्स लैंड, ये इस लैंड एरिया में ज़्यादातर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और ग्रासलैंड्स में खाली ग्रासेस ही ग्रो करते हैं. देयर आर नो ट्रीज. मेनी ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द टेम्परेट रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. सो ये जो ग्रासलैंड्स ग्रो करते हैं ये टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं. नाउ वेयर इज दिस टेम्परेट रीजन लोकेटेड? इट इज बिटवीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल. और साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल. The temperate grasslands are areas where vegetation consists mostly of grasses. Temperate grasslands have different names in different continents. अब कौन से कॉन्टिनेंट में टेम्परेट ग्रासलैंड्स का क्या नाम दिया है ये यहाँ पे बॉक्स में दिया है. देखिए, एशिया में स्टेप्स बोलते हैं, यूरोप में भी स्टेप्स, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पैम्पास, साउथ अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. The temperate zone receives slightly slanting rays of the sun, so it is cooler and drier than the areas in the torrid zone. तो टॉरिड जोन में जो है, टॉरिड जोन कौन सा था स्टूडेंट्स? जो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो था टॉरिड जोन, जो कि बहुत ज्यादा हीटेड था. वो हीटेड जोन है था. और टेम्परेट जोन क्या होगा? वो थोड़ा कूलर होता है एंड ड्रायर होता है, बिकॉज वहाँ पे सन रेज जो है वो स्लैंटिंग लाइट सन रेज गिरता है वहाँ पे. देर आर लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स इन समर एंड शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स इन विंटर. टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है ये इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हॉट समर एक्सपीरियंस करता है एंड वेरी कोल्ड विंटर. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स है दोज आर लोकेटेड नियर द कोस्ट, सो द क्लाइमेट इज कंपैरेटिवली माइल्डर एंड क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किया जा सकता है, ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स है. लेकिन नॉर्दर्न में जो है दोज आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. In the temperate grasslands of the northern hemisphere, the temperature goes up to 38 degrees Celsius in summer and dips to minus 20 degrees Celsius in winter. So see the change in temperature in the northern hemisphere. These grasslands receive 50 to 70 centimeter of rainfall annually. तो this is the measure of rainfall ईयरली जो होता है उस ग्रासलैंड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स में. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स है वहाँ के टेम्परेचर इज नॉट दैट एक्सट्रीम. इट रिमेन्स अबव 18 डिग्री सेल्सियस और सो थ्रू आउट द ईयर. तो पूरे ईयर में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, इसीलिए ना वहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है. तो यहाँ पे ध्यान दो, टेम्परेट जोन का जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर में. फिर क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है पॉइंट कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है वहाँ का जो ग्रासलैंड्स है दैट इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. टेम्परेचर वेरिएशन क्या है? 38 डिग्री सेल्सियस इन समर एंड माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इन विंटर. और इसका जो एनुअल रेनफॉल होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर. जो साउदर्न हेमिस्फीयर के होते हैं दैट टेम्परेचर इज नॉट दैट एक्सट्रीम, इसलिए वहाँ पे क्रॉप्स भी उगाया जाता है थ्रू आउट द ईयर. उसका टेम्परेचर क्या होता है? 18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. Now, do you know the world prairie was used by French traders who were one of the first European people to see such open grasslands. So these were given by the French traders. Now, vegetation. Temperate grasslands can be divided into tall grass areas and short grass areas. तो वेजिटेशन मतलब यहाँ पे जो उपजाऊ होता है वो डिवाइड किया गया है into tall grass areas and short grass areas. The prairies get more rainfall than the steppes and the grasses in the prairies are generally taller. तो वहाँ पे ऊपर पिक्चर देखो prairies और steppes के बीच में. जो prairies होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है than steppes and the grasses वहाँ पे इसीलिए taller हैं.
Due to lack of tall trees, winds blow strong and fast in the grasslands in the absence of natural barrier. तो इधर स्टेपिस में जो टॉल ट्रीज उतने नहीं हैं, तो इसीलिए विंड्स ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट इन द ग्रासलैंड्स. तो क्योंकि वहाँ पे कोई नेचुरल बैरियर नहीं है, टॉल ग्रासलैंड्स हो गए तो वहाँ पे बैरियर हो जाता है. तो इसमें क्या होता है, स्टेपिस में कोई नेचुरल बैरियर नहीं होता. द सॉइल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स इज वेरी फर्टाइल. The roots of the grasses go deep into the soil and become a rich source of nutrients when they die and rot. तो ये जब सड़ जाते हैं मरने के बाद, तब ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट बन जाता है. The ground is home to many small living creatures such as worms and insects. यहाँ पे worms और insects भी रह सकते हैं, which add to the richness of the soil, जिससे soil fertility काफी अच्छी होती है. Because of the fertility of the soil, these regions are largely used as agricultural land. तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, यहाँ का वेजिटेशन बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज दीज रीजन्स कैन बी यूज्ड एज एग्रीकल्चरल लैंड. ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ग्रासेस बिकम ड्राई एंड ब्राउन एंड इवेंचुअली डाई. तो विंटर्स में क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स है वो ड्राई हो जाते हैं, ब्राउन हो जाता है, फिर मर जाते हैं. हाउएवर द रूट्स रिमेन अलाइव इन द सॉइल. लेकिन रूट्स जिंदा रहते हैं. व्हेन विंटर एंड्स एंड टेम्परेचर राइजेस द ग्रासेस कम टू लाइफ अगेन. तो फिर जब विंटर खत्म हो जाती है, तब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर ग्रासेस को जीवन मिल जाता है क्योंकि रूट्स अलाइव थे. ऑन द अदर हैंड द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर डू नॉट गेट सो कोल्ड इन द विंटर्स. उतना ठंडा नहीं होता है जो साउदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड्स होते हैं. हियर द ग्रासेस रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ग्रासेस ग्रीन ही रहता है, कोई ब्राउन या ड्राई नहीं होता. अब हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ. The grasslands are home to a variety of rodents. Here, rabbit, mouse, prairie dog, and hamster are found here. See the picture? The grasslands are also home to grazing animals such as deer and antelope. The Veldt region is known for several wild animals such as lions, leopards, giraffe, antelopes, hippopotamus, elephants, and cheetahs. Downs in Australia are home to kangaroos, wallabies and koalas. The bison, which was once the most common animal found in prairies of North America, is becoming extinct. तो जो बाइसन मिलता था, वो जो एक एनिमल था जो प्रेरीज में मिलता था नॉर्थ अमेरिका में, वो एक्सटिंक्ट हो गया है. Those are not found these days. Other animals that live in the grasslands are snake, owls, hawks and foxes. So these are some of the animals जो कि पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स में, नॉर्दर्न और साउदर्न में. और ये वेल्ट रीजन क्या है, देखो वेल्ट कहाँ पे बोला जाता है, साउथ अफ्रीका में. तो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को वेल्ट कहा जाता है. सो इन द वेल्ट रीजन दीज एनिमल्स आर फाउंड. और नॉर्थ अमेरिका का भी बोला गया है. फिर है लाइफ इन द ग्रासलैंड्स. सिंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल, crops such as corn and wheat are grown on big farms. तो क्या क्या यहाँ पे उपजाऊ किया जाता है, कॉर्न एंड व्हीट, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल होता है. In fact, the prairies in North America are so fertile that this area is known as the wheat basket of the world. नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरीज है वो इतना ज़्यादा फर्टाइल है कि उसे व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. फार्मिंग इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स. तो यहाँ पे जैसे कि एक अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो दैट्स वाई यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस किया जाता है. वेरियस काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर प्रैक्टिस्ड इन द प्रेरीज. लाइवस्टॉक रैंचिंग इज ऑल्सो डन. लाइवस्टॉक फार्मिंग इज पॉपुलर इन द पैम्पास एंड द डाउन्स. न्यूजीलैंड इज फेमस फॉर इट्स डेयरी फार्म्स इन द डाउन्स. उसका डेयरी फार्म्स है क्योंकि यहाँ पे पोल्ट्रीज, हेन्स रहेंगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर देम. इन द पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, कैटल आर रेज्ड ऑन फार्म्स कॉल्ड एस्टेंशियाज. Argentine cowboys called gauchos are quite famous for their horse riding skills. तो इनका ग्रासलैंड्स में लाइफ कैसा होता है देखो. पहले क्या बोला गया है यहाँ पे कि कॉर्न और व्हीट उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बिग फार्म्स होता है, यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं. एक उसमें से है लाइव स्टॉक फार्मिंग जो कि पैम्पास एंड डाउन्स में बहुत पॉपुलर है. फिर न्यूजीलैंड में जो है वहाँ पे डेयरीज चलाया जाता है. जो पैम्पास है वहाँ के फार्म्स को बोला जाता है एक्सटेंशियाज.
फिर जो वहाँ पे काउबॉयज होते हैं, अर्जेंटीना के काउबॉयज, उनको गॉशोस कहा जाता है, जो कि हॉर्स राइडिंग स्किल्स के लिए बहुत फेमस हैं। फिर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड शीप फार्मिंग आर प्रैक्टिस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया व्हाट इज फेमस? Cultivation of wheat and sheep farming. In some grasslands, there are nomadic tribes that follow traditional lifestyles. तो एक ट्राइब होता है जिसे जो कि ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स फॉलो करते हैं कुछ ग्रासलैंड्स में. The Kyrgyz of the Central Asian steppes wander with their herds of sheep, goats, cattle, and horses. The Hottentots of South African veld lead a nomadic lifestyle, rearing cattle, sheep, and goats. Nowadays, these occupations are becoming rare as more and more tribes are settling down in towns and cities and leading a settled life. तो ट्रेडिशनल लाइफ का मतलब क्या है कि गांव में जैसा होता है कि उनका अपना बना हुआ घर रहता है, अपना एग्रीकल्चरल लैंड रहता है, अपना गाय भैंस बकरी मुर्गी जो भी है वो अपना पालते हैं. लेकिन टाउन सिटीज़ में ये सब नहीं होता है. सो these kind of lifestyles are not found there anymore because those tribes are settling down in towns and cities and they are getting services, they are getting business. तो इसीलिए क्या होता है, उनका वो जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है वो और फॉलो नहीं हो पाता है. सो दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज नॉट सीन दीज डेज. लेकिन जनरली तभी क्या होता था पहले कि इनका एक अपना लाइफस्टाइल होता था. ये हर्ड्स में जो कैटल्स, शीप, गोट्स उनको संभालते थे, डेयरीज होता था, उनका अपना फार्म्स होता था. So these were the lifestyles. So what we have learned in this chapter, we have learned about the location of temperate grasslands. Then we have got to know the temperate grasslands and their different names in different countries. The grasslands in the northern hemisphere and the grasslands in the southern hemisphere, उसका climate, vegetation, lifestyle. फिर grasslands का soil fertility and the major occupation, that is farming in the grasslands. So this is your homework section, A and B, because it is fill in the blanks and MCQ. So you can do it easily based on the chapter explained. I'll just discuss the C part. So question number 1, where are the temperate grasslands located in terms of latitude? Latitude और longitude आपको याद है students? लैटिट्यूड मतलब जो हॉराइजेंटली कट करता है अर्थ को, दैट इज इमेजिनरी. ठीक है, तो लैटिट्यूड में क्या क्या आता है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट. तो इसका लोकेशन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ग्रासलैंड्स आर प्लेन्स वेयर देयर आर नो ट्रीज, ओनली ग्रासेस ग्रो. Grasslands are found in the temperate climatic region between the Tropic of Cancer 23.5 degree north and the Arctic Circle 66.5 degree north in the northern hemisphere, and between Tropic of Capricorn 23.5 degrees south and Antarctic Circle 66.5 degrees south in the southern hemisphere. Now question number 2. In the southern hemisphere, where can we find the temperate grasslands? कहाँ मिलता है? It lies between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle and located near the coast. Question number 3. Explain the climatic differences between the grasslands of the northern and the southern hemisphere. तो डिफरेंस, जैसे टेबुलर फॉर्म में आप डिफरेंस लिखते हो वैसे टेबल बनाना. लेफ्ट साइड में लिखना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट साइड में लिखना साउदर्न हेमिस्फीयर. देन यू हैव टू डिफरेंशिएट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगी? टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर. लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? द क्लाइमेट इज कंपेरेटिवली माइल्ड. फिर इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द टेम्परेचर गोज अप टू 38 डिग्री सेल्सियस इन समर. लेकिन इसमें क्या होता है? 18 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है. और इसका विंटर में -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन उसमें उतना कोल्ड नहीं होता. इधर एनुअल रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. लेकिन इसका टेम्परेचर और रेनफॉल ऐसा रहता है ताकि क्रॉप्स उगाए जा सके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डू पीपल इन ग्रासलैंड्स लिव? तो जो लाइफस्टाइल है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है. जैसे कि पीपल इन मोस्ट ग्रासलैंड्स प्रैक्टिस फार्मिंग. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट विल बी इन सम ग्रासलैंड्स देयर आर नोमैडिक ट्राइब्स दैट फॉलो द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स. पॉइंट नंबर 3. The Kyrgyz people of the Central Asian steppes wander with their herds of sheep, goat, cattle and horses. The Hottentots of South African velds lead a nomadic lifestyle, rearing cattle, sheep and goats.
these occupations are becoming rare as more and more tribes are settling down in towns and cities and leading a settled life. Question number 5. Explain the role of grasses in the richness of the grassland soil. The soil क्या है वहाँ पे temperate grasslands में? They are very fertile. Roots of the grasses go deep into the soil and provide a rich source of nutrients when they die and rot. The soil is home to many small living creatures such as worms and insects, जो कि soil के richness को बढ़ाता है. Because of the fertility of the soil, these regions have largely been converted into agricultural lands. ठीक है? So, this is your sixth chapter. It is completed. Complete your homework. Take care. Thank you.